गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुपर कंडक्टिविटी में ही नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन। मतलब कि जब अतिचालकता का प्रॉपर्टी, जो अतिचालक प्रॉपर्टी होती है उसका संक्रमण होता है, मतलब ट्रांजिशन होता है, जब नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मटेरियल का जब ट्रांजिशन होता है तो उसकी थर्मोडायनेमिक्स हम किस तरह से समझेंगे। तो देखिए, जब अतिचालक पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र BA आरोपित किया जाता है तो पदार्थ को चुंबकित करने के लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। मतलब बाहर से हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्क की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड किया है, दैट हैज़ द वैल्यू BA, तो हम पदार्थ के ऊपर एक्सटर्नली एक वर्क कर रहे हैं ताकि पदार्थ चुंबकित हो सके। अतः पदार्थ पर कार्य किया जा रहा है। जो वैल्यू होगी तो पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं, अगर उसकी वैल्यू हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो सिस्टम के द्वारा किया गया जो वर्क होगा दैट हैज़ द नेगेटिव वैल्यू। सो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी -BA/dm, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, -BA/dm। ओके, और वो हम क्या कह रहे हैं, उसको वर्क कह रहे हैं, तो DW होगा -BA/dm, जहां m अतिचालक पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अगर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करते हैं तो dq क्या होता है, du + pdv। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करें तो वहाँ ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, चुंबकित करने के लिए किया गया जो कार्य होगा वो भी ऐड होगा इसमें। तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी -BA/dm, तथा द्वितीय नियम से dq = TdS। ओके, सेकंड जो नियम क्या कहता है, dq जो चेंज इन हीट दैट इज इक्विवेलेंट टू TdS, चेंज इन एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। यहाँ पर U, P, V, T और S अतिचालक पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइन करें तो हम लिखेंगे TdS = du + pdv - BA/dm। गिब्स फंक्शन की परिभाषा से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र BA की उपस्थिति में अतिचालक पदार्थ का एकांक आयतन के लिए गिब्स फलन हम G से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर G की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, G क्या होती है, गिब्स फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू होती है U + PV - TS इन थर्मोडायनेमिक्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टर्म भी ऐड होगी -MBA। सो DG जो चेंज इन गिब्स फंक्शन होगा दैट इज DG = क्या होगा, DU + PdV + VdP - TdS - SdT -MdBA - BA/dm। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पर DG की वैल्यू क्या होगी, VdP - SdT - MdBA। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं DU + PdV - TdS, ओके, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। TdS से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखिए, चूंकि सभी अतिचालक ठोस अवस्था में होते हैं इसलिए दाब परिवर्तन से उनके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। अतः DG = तो जो DP वाली टर्म है दैट हैज़ बीन कैंसल्ड हियर, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अगर हम दाब परिवर्तन करते हैं तो आयतन में नगण्य परिवर्तन हो रहा है। तो दाब परिवर्तन से आयतन में नगण्य परिवर्तन हो रहा है, तो DP जो है चेंज इन प्रेशर, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली, उसकी वजह से जो V है, V में जो अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे उसको, तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम 0 कर देंगे। तो DG = हो गया -SdT - MdBA। यह गिब्स फलन घनत्व के परिवर्तन का अवकलज समीकरण है जिसकी सहायता से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नली अप्लाइड किया, तो उससे गिब्स फंक्शन में कितना चेंज हमें मिला। चूँकि अतिचालक संक्रमण नियत ताप पर होता है इसलिए DT भी क्या होगा, 0 होगा।
अगर अतिचालक संक्रमण नियत टेम्परेचर हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर रहे हैं तो dt क्या होगा, इसमें 0 होगा। तो dg किस पे डिपेंड करिए, केवल -m/dB, मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो फर्स्ट टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर मेजनर इफेक्ट देखें हम तो क्या होता है, B = BA + μ0 m = 0 होता है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके अंदर 0 होगा। या हम कहें कि m की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज -BA/μ0। m का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो dg = क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया BA/μ0 dBA। ओके, तो यदि पदार्थ के अतिचालक अवस्था की स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम कहें 0 से लेकर BA तक परिवर्तित होता है, क्योंकि सबसे पहले जब पदार्थ स्टेबल कंडीशन में हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, BA तक जा रही है। हमने BA वैल्यू का पिन अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड पिन के ऊपर अप्लाई किया है, तो 0 से लेकर BA तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए अब अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर DG को हम इंटीग्रेट करेंगे तो GS BA से 0 से लेकर BA तक। ओके, तो इसकी वैल्यू जो हम मानेंगे DG, तो ये लिमिट हम लगाएंगे 0 से BA, तो ये होगा मेरा GS BA माइनस GS 0। ओके, और इधर राइट हैंड साइड में हम μ0 1/μ0 को बाहर रखेंगे बिकॉज इट्स कांस्टेंट, और हमारा इंटीग्रेशन होगा BA dBA। लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर BA तक, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी BA² यहाँ पर GS 0 जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में गिब्स फंक्शन की वैल्यू को बता रहा है। इसी तरह से GS BA जो है वो जब मैक्सिमम फील्ड हमने अप्लाई कर दिया BA वैल्यू का, तब गिब्स फंक्शन के वैल्यू को बता रहा है। यह समीकरण अतिचालक अवस्था में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष पदार्थ के गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाती है। इस परिवर्तन को चित्र 6.1 में दर्शाया गया। देखिए इस फिगर से, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है जिसको हम 0 से लेकर BA तक बढ़ाते हैं। वाई एक्सिस पर हमने गिब्स फंक्शन की वैल्यू ली है जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, GS BA हमने कहा है। अब जो GS BC है ये क्या बता रहा है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड BC के ऊपर गिब्स फंक्शन की वैल्यू बता रही है। इसी तरह एक्स एक्सिस पर जो BC ये जो डॉटेड लाइन है ये कहाँ पर आकर मिल रही है, BC के ऊपर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम B की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तब ये क्या हो रही है, G की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब ये जो अतिचालक अवस्था है, अतिचालकता की अवस्था, ये पैराबोलिक फंक्शन देगा, क्योंकि देखिए GS BA माइनस GS0 = BA², तो ये एक तरीके से y² = 4ax पैराबोलिक इक्वेशन की फॉर्म टर्म्स में है। तो ये पैराबोलिक इसका बिहेवियर रहेगा इन द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टर स्टेट में। अतिचालक अवस्था जो है ये यहाँ ये शो हो रही है, ये जो नीचे ये जो कर्व जा रहा है मेरा, ये नीचे आ रहा है। ओके, जब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड BC आता है तो वहाँ पर G की जो वैल्यू है दैट इज GBC हमने कही है। यहाँ पर हम G को क्या कहेंगे, GN। S रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को और N रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल स्टेट को। तो यहाँ पर सामान्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर GN = GS हो जाता है इस पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गया, दोनों की दोनों स्टेट में गिब्स फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये GS का वैल्यू है, फंक्शन है या कर्व है, और ये GN का कर्व है, क्योंकि GN का कर्व कहाँ हो जाएगा, BC के ऊपर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पर गिब्स फंक्शन की वैल्यू नॉर्मल स्टेट में गिब्स फंक्शन की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी। तो अतिचालकता संक्रमण की स्थिति पर जब BA क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC के बराबर होगा तब देखिए क्या इसका रिजल्ट रहेगा, GS BC हम कहेंगे माइनस GS 0 = BC²/2μ0। मैक्सिमम जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन कम होती है। इसलिए पदार्थ की सामान्य चालक अवस्था में क्या होगा, GN BC माइनस GN 0 की वैल्यू क्या देंगे, हम 0 देंगे नॉर्मल स्टेट में। तो वहाँ पर GN BC = GN 0 के बराबर होगा।
मतलब कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो नॉर्मल स्टेट का गिब्स फंक्शन होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जब जीरो अप्लाइड में मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मल स्टेट में गिब्स फंक्शन दोनों बराबर होंगे। मतलब कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में चाहे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे या नहीं करे तो गिब्स फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस समीकरण को चित्र में बी ए अक्षीय समांतर रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो इस ट्रांजिशन की स्थिति पर जब निकाय साम्यावस्था में होता है, जब दोनों की दोनों स्टेट क्या होती है, इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस केस में क्या होगी, दोनों नॉर्मल स्टेट का गिब्स फंक्शन और सुपर कंडक्टिंग स्टेट का गिब्स फंक्शन दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो दैट मीन जी एन बी सी इक्वल्स टू जी एस बी सी। इक्वेशन को समीकरण 7 और 8 को इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे तो जी एन ज़ीरो, क्योंकि जी एस बी सी इक्वल है जी एन बी सी के, और जी एन बी सी इक्वलेंट है जी एन ज़ीरो के। तो यहाँ पर जी एन ज़ीरो लिख दिया मैंने, माइनस जी एस ज़ीरो आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 6 में जी एस बी सी है फर्स्ट टर्म, और जी एस बी सी इक्वल्स टू है जी एन बी सी के, और जी एन बी सी क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी इक्विवेलेंट है तो जी एन ज़ीरो के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 9 आ गया। यह समीकरण पदार्थ की सामान्य चालक और अतिचालक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंतर को व्यक्त कर रही है। तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वैल्यू नहीं है, ये है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच स्टेट्स, इन नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो दोनों का अंतर हमें बता रहा है, और ये इक्विवेलेंट किसके है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के। ओके, तो ये हमने इसकी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करी है। अब एंट्रोपी इसकी ओर देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से डी जी जो फंक्शन है वो हमारा क्या आया था, वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस एम डी बी ए। नियत दाब P व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी ए पर S जो एंट्रोपी हम देते हैं वो क्या देते हैं, माइनस। देखिए यहाँ यहीं से इस इक्वेशन से अगर हम दाब को नियत कर दे तो फर्स्ट टर्म जीरो, और चुंबकीय क्षेत्र बी ए को भी नियत कर दे तो थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा डी जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। तो S की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी जी अपॉन डी टी एट द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ P एंड बी ए। इक्वेशन 9 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जो रिजल्ट हमने निकाला था इक्वेशन 9, उसको टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी जी एन ज़ीरो अपॉन डी टी माइनस डी जी एस ज़ीरो अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या था, बी सी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट था। तो हमने इसको करा 2 बी सी अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन इंटू डी बी सी अपॉन डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बी सी अपॉन म्यू नॉट डी बी सी अपॉन डी टी। एंट्रोपी की डेफिनेशन से जो इक्वेशन नंबर 10 है उससे अगर हम निकालें एस एन ज़ीरो माइनस एस एस ज़ीरो इक्वल्स टू क्या होगा, बिकॉज एस की वैल्यू क्या थी, माइनस डी जी अपॉन डी टी, और यहाँ भी क्या आ रहा है, डी जी एन अपॉन डी टी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी जी एन ज़ीरो वाली, ये क्या होगी, एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है ये एट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड पर। तो एस एन ज़ीरो फर्स्ट टर्म नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है, तो एस एन ज़ीरो। सेकेंड टर्म सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है, तो माइनस एस एस जीरो, और सिंस एस में माइनस साइन आ रहा है डी जी अपॉन डी टी के लिए, तो ये माइनस साइन उठा के हम राइट हैंड साइड में डाल देंगे, तो ये हो गया माइनस बी सी अपॉन म्यू नॉट डी बी सी अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं कि क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र बी सी ताप के साथ इस तरह से परिवर्तित होता है, क्योंकि जब हमने सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने इक्वेशन निकाली थी, बी सी टी एट सम टेम्परेचर टी इक्वल्स टू होता है बी सी नॉट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर। अवकलन करेंगे डी बी सी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 2 टी बी सी नोट अपॉन टी सी स्क्वायर। उपरोक्त मान समीकरण 11 में पुट कर देंगे, एस एन जीरो माइनस एस एस जीरो इक्वल्स टू ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2 टी बी सी स्क्वायर एट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नोट टी सी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गई। एंट्रोपीज़ का डिफरेंस बता रहा है हमें इन द नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स। तो इसका केस फर्स्ट लेते हैं कि क्रांतिक ताप पर जब T इक्वल्स टू टी सी होगा तब क्या हो रहा है, T इक्वल्स टू टी सी करते ही T इक्वल्स टू टी सी करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तब क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज़ीरो जाती है, तो इसका मतलब एस एन ज़ीरो इक्वल्स टू हो गया एस एस ज़ीरो। तो दोनों स्टेट्स की एंट्रोपीज इक्वल हो जाएंगी, अर्थात क्रांतिक ताप पर सामान्य चालक और अतिचालक अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपीज इक्वलेंट हो जाती है।
इसी तरह से अगर हम क्रांतिक ताप से कम ताप की बात करते हैं, टी लेस देन टी सी के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर SN0 की वैल्यू ग्रेटर देन होती है SS0 से। मतलब कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आप देख सकते हैं इक्वेशन से, जब T लेस देन TC है, T छोटा है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो 1 से कम आएगी, तो 1 माइनस हम करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो SN0 माइनस SS0 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हो गया SN0 ग्रेटर देन SS0। इसका मतलब नॉर्मल स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, नॉर्मल स्टेट में जब मटेरियल होता है तो उस केस में उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। इसका मतलब अतिचालक अवस्था अधिक मोर ऑर्डर्ड होती है, अर्थात सामान्य चालक अवस्था की अपेक्षा अतिचालक अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी कम होने का मतलब कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मटेरियल्स के पार्टिकल्स मोर ऑर्डर्ड होते हैं, क्योंकि एंट्रोपी हमें डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट देती है, तो इसका मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ऑर्डरनेस ज़्यादा होती है। तो ये हमने आज एंट्रोपी पढ़ ली, और इसकी जो थर्मोडायनेमिक्स थी सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन की, वो हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।